हे नालंदा, वेलकम बैक। इस कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है यहीं से, जहां आइडियाज और गहरे हो जाते हैं और कन्वर्सेशंस और मीनिंगफुल हो जाते हैं। नालंदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल 2026 सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, यह एक प्लेटफॉर्म है जहां लिटरेचर सोसाइटी और आइडेंटिटी के साथ इवॉल्व करता है। फ्रॉम एंशिएंट विजडम टू मॉडर्न स्टोरी टेलिंग, फ्रॉम रीजनल वॉइसेस टू ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे ये सब मिलकर एक नई सोच क्रिएट करते हैं। तो चलिए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ कथा होनी ही चाहिए राम की। तो बोलते अगर मैं बैटलफील्ड पे आऊंगा मुझे कथा से मतलब है, मुझे बैटलफील्ड से कोई मतलब नहीं। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, और श्री राजेश्वरानंद जी कहते हैं, मैंने नहीं कहा, मुझे बहुत सुंदर लगता है, वो कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि अर्जुन एक बहाना था कृष्ण को गीता हनुमान को सुनाना था। It's a beautiful take on Mahabharata, on this katha from Mahabharata. So this I'm saying कि हम इतनी विस्मयकारी एक ये घटना है, हम इतने सुंदर सभ्यता से हम आते हैं जहाँ कथा का इतना महात्म्य है, कथा का इतना महात्म्य है। And I'm a storyteller myself, तो मैं इसी को जोड़ना चाहूँगी again because I come from कश्मीर। मैं कश्मीर से कुछ उद्धरण किए बिना नहीं रह पाती। शिव सूत्र हमारे यहाँ से, जैसे रामचरितमानस जी का उल्लेख हुआ, तो राम की कथा ही राम का जप है। आप जिसको कहते हैं पुनि पुनि कितने ही सुने सुनाए, शुरू से करते हैं अंत पे आते हैं और फिर से उसको पढ़ने का मन करता है और फिर नए नए अर्थ समझ आते हैं। लल्लेश्वरी ने 14वीं शताब्दी में कहा, परम गीता परांछस, मतलब गीता पढ़ ली और गीता पढ़ रही हूँ, गीता पढ़ ली और गीता पढ़ रही हूँ, कथा जपम, कथा जपम, कथा ही जप है, कथा से। और ये स्थूल मायने नहीं है, इसमें बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही गूढ़ शैव मत के अर्थ हैं, जितना गहरा मैं नहीं जाना चाहूंगी और इतना मेरा ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि कथा की महत्व पे हम बात कर रहे हैं। दूसरा, एंड आई विल रिलेट इट टू द फिल्म्स, दूसरा एक बहुत सुंदर सूत्र है, वो महामहेश्वराचार्य अभी माना और फिर उनको समर्थन दिया अपार वैश्विक स्तर पे, आगमो प्रसिद्धि, दैट इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। दिस आई एम टेकिंग ए रेफरेंस फ्रॉम माय ओन फिल्म, दैट्स व्हाई। एंड हैविंग सेड दैट, मुझे एक्चुअली इतनी ही बात करनी थी, ये मैंने एक सूत्र बोलती, बाकी बाबा तुलसी कहते ही हैं कथा तो अनंता है, कथा तो कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम ऑफ योर्स। लेकिन चूंकि अब अंत में इन्होंने री इमेजिनिंग बिहार, आज सुबह मैंने देखा और गोनंद मोसेरे भाई थे। दूसरा, बिहार के जो हमारे अशोक हैं, सम्राट अशोक, उन्होंने श्रीनगर स्थापित किया और श्रीनगरी नाम दिया क्योंकि वो श्री विद्या का पीठ है। श्री चक्र जो होता है, हम जानते ही होंगे श्री चक्र का डिजाइन क्या होता है, उस प्रारूप पे श्रीनगर स्थित है। अगर आप देखेंगे श्रीनगर का जो लेआउट है, उसमें 8 भैरव हैं, जिस तरह से काशी में भी भैरव उपासना है, वैसे हमारे कश्मीर में भी भैरव उपासना है। तो 8 भैरव हैं और बीचों बीच श्री चक्रेश्वरी जो माता शारिका हैं, जो हारी पर्वत पे हैं, वो स्थापित हैं। तो श्री अशोक सम्राट ने वो नाम दिया श्रीनगरी, जिसे आज श्रीनगर कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे आर ट्राइंग टू चेंज द नेम टू शहरे खास। वी शुड नॉट लेट दैट हैपन। नंबर 2, अशोक को हम जानते हैं, सम्राट अशोक के कश्मीर में एक पुत्र हुए जिनका नाम है जलोक। हम शायद जलोक के बारे में नहीं जानते होंगे, जानते हैं? मैंने आज सुबह गूगल किया, महाराजा जलोक, वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग। सो गूगल आप जब सर्च करते हो तो गूगल कुछ लिंक्स दे, न्यूज दे, उसके पहले AI आ जाता है ना, AI अपना दिमाग चला के बताता है, आपने सर्च किया हो तो जानते होंगे। तो उसमें आया कि देयर इज नो पर्सन बाय द नेम ऑफ महाराजा जलोक, बट महाराजा इज अ फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स। सो जलोक अशोक के वो पुत्र थे जिन पर हमें गर्व इसलिए नहीं है कि वो बिहार के राजा अशोक के पुत्र थे। उन्होंने सिर्फ बिहार का प्राइड नहीं है अशोक और जलोक कश्मीर में वो राजा थे जिन्होंने ग्रीक्स को सीमा पर रोका। पहले वॉरियर भारत के वो राजा जिनका वर्णन आचार्य कल्हन अपनी राजतरंगिणी में लिखते हैं, 12वीं सदी में लिखते हैं कि जब ग्रीक्स आ रहे थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर जब इंडिया का एक्सपोज था, उन्होंने उनको सीमांत पे रोका
और युद्ध में हरा के भगाया सम्राट जलोग। दूसरी बात, को एग्जिस्टेंस, एक विचारधारा और की बात हो रही थी। सम्राट अशोक बौद्ध थे, लेकिन सम्राट जलोग शैव थे। उन्होंने हरमुख पर्वत पे तपस्या की थी। हरमुख पर्वत इज द कैलाश ऑफ कश्मीर। इफ यू एवर विजिट कश्मीर, डू विजिट हरमुख पर्वत, वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल सीनिक प्लेसेस। उसका आकार हर के मुख जैसा माना जाता है, बेसिकली शिव के मुकुट जैसा माना जाता है, इसलिए उसे हरमुख पर्वत कहते हैं। वहां पे राजा जलोग ने तपस्या की, शैव थे और बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। वो हमारे बिहार के सम्राट अशोक के पुत्र थे, कश्मीर के राजा रहे। इसके साथ ही these are some of the links that भाषा भी जिन्होंने लिखा। बहुत लोगों को पूछ दिया जाए कि महाभारत किसने लिखी, तो तत्काल तत्क्षण और बड़ी प्रबलता के साथ, बड़ी सार्थकता के साथ और बड़ी निर्भयता के साथ, लेकिन सहजता के साथ अपनी बातों को रखते हैं। आपने एक पुस्तक लिखी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, और उस पर फिल्म बनी अजय। वो पुस्तक भी बेस्ट सेलर है, और वो जो फिल्म अजय बनी वो भी अपने आप में बेहद ही खास है। और जैसा कि वार्तालाप में पिछले बार हम जान चुके हैं कि एक एक चीजें मंच पर आमंत्रण, जोरदार तालियों के साथ, अभिनंदन के साथ। अद्भुत ज्ञान, स्वागत है आपका एक बार बिहार की। आप प्रतिष्ठित लेखिका, वक्ता, प्रबंधक पेशेवर हैं और भारत के प्राचीन महाकाव्यों पर शोध करते हुए बड़े सहज ढंग से आज के युवाओं के लिए अपने विचार रखते हैं, ताकि जन जन तक, जिस प्रकार रामचरितमानस के आज के समाज में आपकी आवश्यकता है ही, लेकिन इस मंच पर भी आपकी बहुत आवश्यकता है। तालियां एक बार। हिस्ट्री बस एक एलिमेंट है, तो उसमें क्या है, पूर्ववृत्तम, मतलब पहले हुआ था, उतना एलिमेंट बस हिस्ट्री है। कथा युक्तम रोचक नहीं बनाया जाएगा तो लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो बोरिंग हो जाएगा। फिर वो 1500 में क्या हुआ था, 1600 में क्या हुआ था, उसका नाम क्या था, उसके पिताजी क्या थे, वहां तक लिमिटेड रह जाएगा। लेकिन ये दोनों भी पर्पस है क्या? पहला पर्पस क्या होगा, हिस्ट्री की कि पूर्व में वृत्त हुआ है, पूर्ववृत्तम। कथा युक्तम मतलब एंटरटेनमेंट, कि कथा की तरह कहा गया। ये दोनों है लिमिटेड पर्पसेस हैं, कि हिस्ट्री डॉक्यूमेंट हो गई और मनोरंजन भी हो गया। लेकिन लार्जर पर्पस क्या है, जो मैंने पहले में कहा कि इन सब को पढ़ने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये रिलीजियस है, जो धार्मिक गुरु थे या जो धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है उससे भिन्न था, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जबकि हमारे में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारे पुस्तक में ये लिख दिया, अब किसी और ने उसके विपरीत कुछ बोल दिया, कैंसिल, जेल में डाल दो। ऐसा कभी नहीं हुआ। संध्या मैम ने थोड़ी देर पहले जो उनका सेशन था, उन्होंने कहा कि मुझे श्रद्धा बहुत है, मैं सारे मंदिर जाती हूँ, पर मैं नास्तिक हूँ। आपको पता है एक समय था, आज भी है, आज कुछ कुछ देश ऐसे हैं जहां आज भी आप नास्तिक नहीं हो सकते, नास्तिक हो ही नहीं सकते, आपको मानना ही पड़ेगा जो उस देश का धर्म है। हमारे यहाँ तो नास्तिकवाद, जो निरीश्वरवाद जिसे हम कहते हैं, वो कारण वो जो वानर जाति थी वो भी अपने आप को आर्य मानती थी। कैकेयी ने जब श्री राम के एग्जाइल का, उनको वनवास का जो उसने कहा कि इनको आप रामस्य अरण्यगमनम, राम को वनवास में भेज दो, ये जब कैकेयी ने दशरथ से कहा तो दशरथ ने कहा कि तुम तो अनार्यों जैसी बात कर रही हो। अब उसका अर्थ क्या कि इवन जो रावण, लंका के जो राक्षस थे, वो भी अपने आप को द्रविड़ या अनार्य नहीं मानते थे। वो घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और लिखो, सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपने धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका,
उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक बन जाता है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार करूंगी कि आप साहित्यकार होने के साथ एक ऐसे कवि भी हैं जिन्होंने युवाओं के मन में गमछा आंदोलन उधेड़ दिया। अवघड़ से लेकर युवा जादूगर से लेकर कई ऐसी आपकी रचनाएं हैं जो पूरे देश भर में चर्चित हैं। डार्क हाउस आपकी नॉवल, खास तौर पर उसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बहुत बहुत आपका स्वागत है इस मंच पर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथ इस मंच पर जो अगले खास मेहमान हैं वो श्री मनु दास जी हैं। आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप कई सेशन में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अभी इस सेशन में मनु जी खास तौर पर जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारा रीजनल लिटरेचर है, उस पर बात करेंगे और अपनी कविताओं के जरिए, ट्रांसलेशन के जरिए इन्होंने कितने बदलाव किए हैं, समाज में क्या चेतना लाई है, उस पर भी बात करेंगे। हमारी जो अगली खास मेहमान है सुमेधा वर्मा ओझा जी, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है मंच पर। आप ऑथर हैं, हिस्टोरियन हैं, ट्रांसलेटर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं और आपके कुछ खास कामों का जिक्र करूं तो आपने खास तौर पर मौर्य पीरियड पर, संस्कृत लिटरेचर पर, यहाँ तक कि जो हमारा एंशिएंट इंडिया था वहाँ जेंडर पर्सपेक्टिव क्या होता था उस पर भी अच्छा खासा आपने कार्य किया है। और जो हमारा सेशन है उसका जो टाइटल है कंटेम्परेरी राइटिंग एंड द फ्यूचर ऑफ रीजनल नैरेटिव्स। राइटर लोगों को जानता हूँ कि सालों भर में एक किताब ही नहीं खरीदते। अगर किताब नहीं खरीद करोगे, नहीं पढ़ोगे, दूसरों को कैसे बताओगे कि किताब पढ़ोगे? और फिर बाद में सोचेगा कि हमारा फ्यूचर क्या है, इंडियन लिटरेचर का फ्यूचर क्या है, वही होगा। मेरे को एस्ट्रोलॉजी का लेने का कोई जरूरत नहीं है उसके बारे में। नाउ or that what we need is much more interaction and speech between languages. We need translations, many of them, and good ones. We need also to have translations with a lot of sensitivity because there are some untranslatables. Again, from my own experience, I write in English but I use a lot of Sanskrit and Hindi words because there are some words which cannot be translated. अभागापन हमारी पीढ़ी का यूं समझिए कि यही अभागा होना हमारी पीढ़ी इसी के कारण अभिशप्त है। तो जब बात मेघना जी ने जो विषय कहा, मैंने तो अभी तुरंत ये विषय सुना। हम लोग के साथ ऐसे ही होता है, हम लोग बिना टिकट ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, बाद में टीटी से मैनेज करते हैं। तो मुझे भी विषय पता नहीं था, पहले मैं मंच पर चढ़ गया हूँ, है ना। अब जो है अब हमको टीटी से मुझे टीटी बना दिया क्या निलोत्पल जी? विधि के तौर पे ना लें, वो प्रारंभिक बिंदु है जो धीरे धीरे आपके कौशल से, आपके लेखन से, आपके अनुभव से विराट बनाता है आपके साहित्य को। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ख्याल है आपने जो कहा उससे, a few thoughts have come up. You spoke about regional becoming national, international, and also about the change that you have to do to sort of पढ़ लिया सोचते हैं कि पढ़ा हुआ लेखा को क्या जाएगा। नहीं, सुनिए, बात ऐसा है कि हमारे जो, मैं यही सोच रहा था कि हमारा जो सब्जेक्ट दिया गया था कि कंटेम्पररी, ये कहना चाहती हूँ कि जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की हिस्ट्री है, वो जो आपने सारी प्रवृत्तियां बताई हैं, एग्जैक्टली उसको फॉलो। सुमेधा जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें काफी लोग अंग्रेजी में लिखते हैं और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये भी बता लिखती हूँ। हाँ नहीं, ठीक है, मना नहीं। मेरा कहने के मतलब नहीं समझता हूँ, कोई भाषा को बड़ा नहीं समझता। मैंने किस बात में किसी को बड़ा या छोटा बोला नहीं। बार-बार जगह दीजिए, कोई जगह नहीं देगा। मैं तो एक अंग्रेजी राइटर, आई नेवर फील बेलिटिल्ड बाय राइटिंग इन इंग्लिश, ये और ये नहीं हो रही है। मैं राइटर को तो अच्छा लग रहा है, दो अंग्रेजी वाला लड़ रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1936 में जब हम बिहार के साथ हमारे अगले पैनलिस्ट हैं श्री मृत्युंजय शर्मा, ऑथर है। ब्रोकन प्रॉमिस, ऐसी धारा बढ़ाइए, तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए श्री मृत्युंजय शर्मा जी के लिए। और श्री जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार इग्नू, हमारे बीच मौजूद है। हम उससे आगे ऑथर के रूप में आपको
चलिए तो एक नेता के रूप में ऑफर के रूप में हमारे बीच मौजूद है, तालियां समर्पित की जाए और हम ओपन सेशन में धन्यवाद सर। समय में भी प्रासंगिक थे, इसलिए हमारे समयों में भी प्रासंगिक है। आज तुलसीदास के पूरे समय को कोई स्वीकार नहीं करेगा। आदर्शों की बात होती है, वो टाइम नहीं चाहिए होता, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक समाज में है, वो एक राजशाही का समाज है, वो एक राजशाही का समाज है। तो साहित्य यह विवेक भी देता है कि हमें क्या लेना है, अपने पूर्वजों से, अपनी परंपरा से क्या लेना है। हम वापस उन समयों में नहीं जा सकते, हम आदर्शों की बात में रहते हैं। जब प्रेमचंद की बात होती है कि जो 90 का दशक था वो इतना दुर्दांत या इतना बुरा हो सकता था, जैसे बहुत लोग जो नहीं रहे हैं बिहार में या नहीं देखा है जिन्होंने बिहार, आप उनसे जब बाहर में बात करेंगे, दिल्ली में, बॉम्बे में बात करेंगे, तो बोलेंगे ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा खराब होगा, थोड़ी हत्याएं हो जाती होंगी, थोड़ा करप्शन होगा, इस प्रकार की चीजें तो सारी जगहों पे होती है। तो उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता था कि नहीं, ये बहुत सिंपलिस्टिक है, बिहार इससे बहुत ही ज्यादा बुरा रहा। और दूसरा, कई बार सर मैं कंपेयर करता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेजेडीज को कंपेयर करना बहुत सूटेबल नहीं होता है, लेकिन जब तक आप कंपेयर नहीं करें तो उसकी जो एक्सटेंट है वो पता नहीं चलता है। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ 90 के दशक में, 90 के आसपास शुरू हुआ, और एक बहुत ही, मैं मानता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही भयावह था। बातें हुई उस पर काफी। इनफैक्ट मैं 7-8 वर्ष पहले श्रीनगर घूमने गया था और डल झील के बीच में एकदम एक बहुत ही छोटा सा टापू है और उसमें एक बहुत सुंदर सी बुक स्टोर है और उसी में एक कैफे है। तो मैं जब घूमते घूमते उस बुक स्टोर में गया तो उस बुक स्टोर में कश्मीर पे और उसके दर्द पे, 90 के पलायन पे और उसके पूरे दर्द पे कम से कम नहीं तो 300-400 किताबें लिखी हुई होंगी। अलग अलग लेखकों में लिखी थी, अलग अलग तरीकों से लिखी थी, अलग अलग कालखंडों में लिखी थी। और फिर मैं सोचने लगा कि यार ठीक है, कश्मीर का दर्द मैं उसको छोटा नहीं मानता, लेकिन कोई बिहार के दर्द पे क्यों नहीं लिखता है। और कई बार जब उस पर बात भी होती है ना, तो लोग उसको एक फिक्शनल स्टोरी की तरह बस कहा जाता है, नहीं ऐसा थोड़ी हुआ होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है जो घटनाएं हुई। और एक जो क्रेडिबिलिटी होती है और एक साथ आप किसी, एक तो है किसी विरोध नहीं होता है, तो इसकी सैद्धांतिकी को जब समझेंगे और तो होगा। और जो पूरा लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक पूरी परंपरा है, खासकर लिटरेचर के संदर्भ में, तो ज्यादा चीजें साफ। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये ले ठीक है। मुझे लगता है कि अगेन जैसे जो मेरी बुक है वो नॉन फिक्शन है, रिसर्च है और रेफरेंसेस के साथ है। मुझे लगता है वही चीज शायद फिक्शन के रूप में भी कही जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है एक जो कॉमन थ्रेड होगा, जो सर इनफैक्ट बात बोल रहे थे, वो ये होगा कि कोई भी किसी चीज को लिखता या पढ़ता कब है, या मूवीज या कोई भी आर्ट फॉर्म को कब देखता है। कोई मूवी ज्यादा क्यों चलती है, कोई आर्ट फॉर्म ज्यादा क्यों चलता है, क्योंकि वो उससे कनेक्ट कर पाता है। अब वो कनेक्शन के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ कनेक्शन होता है, क्योंकि वो खुद का कोई अंश उसमें देखते हैं, चाहे उस लेखनी में, उस मूवी में। बहुत बार हम बहुत सारे ऐसी मूवीज को देखते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उस समय शायद हमें पता भी नहीं होता वो मूवी हमें क्यों पसंद आ रही है, लेकिन बहुत बार आप देखेंगे ऐसा होगा जो उसमें प्रोटैगनिस्ट है, जो उसका एक्टर है या कोई साइड एक्टर है, आप उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे होंगे खुद को। आपको लग रहा होगा ये तो मैं ही हूं, ये तो 4 साल पहले मैं ही ऐसा करता था। तो मुझे लगता है लेखनी में भी वही, आप लिख कुछ भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत वृहद रूप से पढ़ा तब जाएगा, देखा तब जाएगा, चर्चा में तब आएगा जब एक्चुअली लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे और वो बोलेंगे कि यार जो इसने लिखा है ये तो मेरी भी कहानी है, या मैंने भी ऐसा महसूस किया है। और मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको बताता हूं सर, जब मेरी पुस्तक आई है और जो इसमें दर्द बयां किया और सारे रेफरेंसेस के साथ एक एक इंसिडेंट मैंने लिखे, और ऐसे लोगों के नाम ले लेके आपको लिखने में, या क्या हुआ, किसने किया, किस पे आरोप हुआ, किस पे चार्जशीट हुआ, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे डरना चाहिए था क्या, क्योंकि ये तो हुआ है, किसी ने किया है एक्चुअली, तो मुझे उसको लिखने में क्यों डर लगना चाहिए। बट इन द हाइंडसाइट मुझे लगता है ये कि जो शायद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सेम दर्द को फील कर रहे थे, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे,
उनको पता नहीं था कि उनका दर्द दूसरे लोग भी साझा करते हैं। तो जैसे उनका दर्द उनको दिखा इस पुस्तक में, तो लगने लगा कि ये लाखों लोगों का दर्द है और ये कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है। बहुत लोग खुश हुए कि ये डॉक्यूमेंटेड, आने वाली पीढ़ियों को पता होगा कि हम क्या से गुजरे हुए। होता है कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारे शब्द हैं जो मैं कह सकता हूँ, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, बहुत चीजें हैं वो बिना एक दूसरे के लड़ाई के कोई तीसरी चीज निकलती नहीं है। तो अब मैं उस थियरी पे नहीं जा रहा हूँ। मैं जो महसूस करता हूँ रोमांस, वो आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। नीलोत्पल यहाँ बैठे हैं, वो तो रोज मंचों पे पूरे देश में यही सुनाते हैं। इसमें आपको मैं जी हाँ, और देखिए कि अग्रेसर में कैसे कि ये जो तोड़ फोड़ चाहत है, ये जो तोड़ फोड़ चाहत है, शायद ये इब्तिदा है। इब्तिदा बिगनिंग को कहते हैं। जी हाँ, ये जो तोड़ फोड़ चाहत है, शायद ये इब्तिदा है। आधे अधूरे से दिल में कुछ खाली सा भरा है। वाह है तो तालीम रही है, फिर मुझे आनंद आया कि जी हाँ, ये जो तोड़ फोड़ चाहत है, शायद ये इब्तिदा है। आधे अधूरे से दिल में कुछ खाली सा भरा है। अब देखिए अभी जो ठंड का मौसम है तुरंत गुजरा है, तो उसमें कहते हैं कि तू है धूप मेरे घर की, तू है धूप मेरे घर में एक गुनगुनी सी गर्माहट, तू है धूप मेरे घर में एक गुनगुनी सी गर्माहट, एक झोंका सनसनी सा ना कुछ है फिर भी आहट। तू है धूप मेरे घर में एक गुनगुनी सी गर्माहट, एक झोंका सनसनी सा ना कुछ है फिर भी आहट। जो है बीतता मुझी पे, जो है बीतता मुझी पे, हक हर वक्त रूबरू तू, ना जीऊं जो तेरे संग संग कुछ कमा कमा सा है। ये जो तोड़ फोड़ चाहत है, शायद ये इब्तिदा है। आधे अधूरे से दिल में कुछ खाली सा भरा है। अब देखिए सूफीज्म कैसे कंप्लीट करता है। जो लोग सूफी लिटरेचर से बहरहाल मेरा ये मानना है कि सूफी जो मैं मानता हूँ, और मैंने लिखा है इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग मानते हैं कि सूफी एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है, ये ह्यूमन लव की बात करता है। तो मैंने कृष्ण राधा के रोमांस को भी सूफीज्म के दृष्टिकोण से लिखा है, वो यहाँ नहीं सुनाऊंगा आपको। मैंने शिव और शक्ति के रोमांस को भी सूफीज्म के दृष्टिकोण से लिखा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये सूफीज्म जो है, ये आगे की पंक्ति में आपको दिखाई देगा। कहते हैं कि ये जो तोड़ फोड़ चाहत है, शायद ये इब्तिदा है। आधे अधूरे से दिल में कुछ खाली सा भरा है। बात आगे बढ़ती है और कहता हूँ कि मैं जल रहा हूँ तुम में। देखिए, मैं जल रहा हूँ तुम में, तू रोशनी मेरे घर की। कंप्लीट साइकिल है। मैं जल रहा हूं तुम में, तू रोशनी मेरे घर की, यूं करीब होके लगती क्यों चांद कल सुबह की। मुझे लगता है ये छुआ। जी हाँ, मैं जल रहा हूं तुम में, तू रोशनी मेरे घर की, यूं करीब होके लगती क्यों चांद कल सुबह की। तुझे देखूं या न देखूं, पलकों पे जो नमी है, ये बयां हो रहा है, बस तेरी ही कमी है। ये जो तोड़ फोड़ चाहत है, शायद ये इब्तिदा है। आधे अधूरे से दिल में कुछ खाली सा भरा है। बहुत धन्यवाद। बहुत आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे सेशन के वक्ता, हमारे सेशन के विद्वान विवेकानंद झा जी का। हमारे सेशन के जो अगले खास मेहमान हैं, बिश्नोई समाज, जिसके लिए हिरण एक पशु नहीं है। नमस्ते, धन्यवाद अर्पिता जी। इस मंच पे मेरे साथ दो ऑथर्स हैं और एक पब्लिशर है, और यहाँ जो पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे हैं, दे रिप्रेजेंट टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, एंशिएंट नॉलेज सिस्टम्स। एक है इंटेलेक्चुअल किया था, और
व्हाट वाज द बुद्ध के बारे में बहुत सारे पुस्तक आ गए हैं, लेकिन विवेकानंद जी को ये फिर से एक और प्रस्तुति का जो कंपल्शन अंदर से आया, दैट आर्टिस्टिक कंपल्शन, उसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। Hello. Is my voice audible to all of you? Yes. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Prostrating at the lotus feet of the Absolute. This is the quote or the verse from Isa Baku Upanishad, wherein it is said that ultimate truth, the supreme reality from which this Dr. Ahmad Hussain never believed in the very concept of rebirth. Whereas Sri Neeraj Singh Chaudhary, one of the greatest writers of that particular time and era, he very, he unequivocally they succumb to or rather subscribe to the concept of Hinduism, that is the philosophy of rebirth. So Dr. said, while concluding his piece, rather by way of his denouement of the piece, he wrote that even though I don't believe in rebirth, but nevertheless, at this sad end of my life, I suppose, or rather, I would love to wish that whatever Dr. Neeraj Singh Chaudhary had said to me on the ship on that particular day might indeed come to be true. So, my dear august audience, I wondered at such a remark of Dr. Sen, such an observation of Dr. Sen, that despite having won the world, despite having been a Nobel laureate, he was as much uncertain and as much ambivalent as any normal human being, as he didn't know anything as what would transpire after his death. Thank you. So that gave me the concept of writing, even if we win the world war then, even though Dr. Sen won the Nobel Prize, but still he was as uncertain and as much on the horns of dilemma as any pedestrian or any common human being. Thank you. So that thanks. Thank you. We'll come back to that point of what has happened to India. How our thought process keep. वो अगर आप ये किताब पढ़ें तो आपको पता चल सकता है। अब आपके सवाल का जवाब ये है कि पिछले कुछ में छाता गांव का लड़का रखे ईमान का बटुआ और स्वाभिमान की गठरी, रखे ईमान का बटुआ और स्वाभिमान की गठरी, पसीना बेच कर रोटी कमाता गांव का लड़का, पसीना बेच कर रोटी कमाता गांव का लड़का। आवाज करो एक बार। लाल फूल ये पराठी थोड़ा फूल है, हमारी फूल वाली पार्टी पंडित तभी तो शर्म आजी, कभी खास पे तू चल, कभी खास को तू मन, तेरा भाई चले आगे पीछे दो राइफल, आया जी भाई चलिए मेरा टाइटल, मुन्ना भैया बोल जैसी माइकल, कलर पटा बटनिया ये फ्लो बटनिया तो सुन लेना ब्रो, बिना एक बिलाया एक ये जतनिया इस शेर में ब्रो। कभी खुल के तो बोलो खोलो अपने वो दरवाजे, बंद क्यों पड़ी है ताले लगे उन बातों पे जो लफ्जों पे आना चाहते पर उन्हें कहना पाते, क्यों उनको दबाते हम तराजू पे मैं दोनों कैसे थे, मैं तेरे मेरे ये फासले को मिटाने के लिए लेने कितने कदम, दूर से चमकती कोई दूर से लगती कपूर की तू मेरी अनमोल रतन, कहना था जो भी मुझे वो कहना पाया, सालों से सवालों का जवाब है ये कलम सुन। रोज रोज आते हो आंखें क्यों चुराते हो, है मुझे लगे जैसे खुद को ही छुपाते हो। ये कोशिश की है कि हमारा फ्यूचर जो है वो इन बच्चों से है, और अगर ये बच्चे आज समझ जाएं कि ये हमने किस लिए किया था तो शायद इनकी जनरेशन। थैंक यू सर। मेरा नाम अजय ब्रह्मात्मज है
और मैं फिल्मों पर लिखता हूँ, फिल्मों पर बोलता हूँ और फिल्में देखता रहता हूँ मैं। तो लिटरेचर फेस्टिवल से मेरा नाता पिछले 10-15 सालों से है और मैं दैनिक जागरण में काम करता था। तो दैनिक जागरण में भी हमने लिटरेचर फेस्टिवल आरंभ किया था जिसका नाम संवादी हुआ करता था। तो एक पुराना एक्सपीरियंस भी है, पुराना अपना संबंध भी है। तो जब भी कोई कहीं बुलाता है और लाइक माइंडेड लोग होते हैं तो मैं ज़रूर जाता हूँ और शामिल होता हूँ, अपनी बात कहता हूँ, लोगों की सुनता हूँ और अच्छी बातें होती हैं। मुझे लगता है लिटरेचर फेस्टिवल का जिस ढंग से डेमोक्राइजेशन हुआ है और यह सबको लिटरेचर फेस्टिवल के नाम पर जयपुर का याद आता है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, लेकिन सिर्फ जयपुर एक बहुत हाई फाई और हाईब्रो लिटरेचर फेस्टिवल है और A+ टाइप के साहित्यकार वहाँ पहुँचते हैं जो अनरीचेबल हैं और अब तो वहाँ फीस भी देनी पड़ती है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे लिटरेचर फेस्टिवल हैं, वहाँ पे अगर नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के 2-1-4 भी आ जाएं हस्तियाँ तो काफ़ी होता है और फिर लोकल टैलेंट को मौका मिलता है अपनी बातें कहने सुनने का, दूसरों को सुन के, बाहर के लोगों को सुनकर समझने का, अपने ज्ञान के विस्तार करने का, अपनी चिंतन की दिशा को थोड़ा और विस्तृत करने का। तो ये सारी बातें होती हैं और नालंदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल अपने आप में एक अनोखा आयोजन है क्योंकि एक तो ये राजगीर में हो रहा है और अभी तो ये पहला है, लेकिन इसके बाद मुझे उम्मीद है कि और भी आगे होता रहेगा। शुक्रिया। कि मैं नालंदा इंटरनेशनल फेस्टिवल के साथ जुड़ा हूँ। विशाली मेरी बहुत 10-12 साल से हमारी पुरानी मित्र है। उसका फ़ोन आया कि वो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, आपकी मदद चाहिए। मैं उसी समय उनको कहा कि कहाँ मिलना है, हम लोग मिले और इसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। और चूँकि होली से पहले ऐसी स्थिति थी कि हमें पटना आना था, ट्रेन में टिकट नहीं थी, फ्लाइट की टिकट बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। हम अपनी गाड़ी से, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से वैशाली के साथ हम दोनों दिल्ली में सुबह 5 बजे निकले और शाम को 9 बजे यहाँ पहुँच गए पटना में, और तब से पटना में रह के इसी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लेखकों के साथ हमने संपर्क किया, जैसे आज आपने देखा कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो समाज में काम करने वाले लोग, उनके बारे में भी जानकारी, साहित्य के बारे में जानकारी, सिनेमा में साहित्य का कितना योगदान है, इसके अलावा जो किन्नर समाज है, हमारा 3rd जेंडर जो है, उनको भी हमने वाराणसी से बुलाया, एक सेक्शन उसके ऊपर हमने किया। तो सभी विधाओं के लेखकों को बुलाकर काफ़ी कुछ इन लोगों ने, जो पूरी टीम थी अमात्या की, ये ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके थे और उसमें थोड़ा सा मैंने लाके बुद्धिनाथ मिश्र जी जैसे वरिष्ठ हमारे साहित्यकार, अभी बल्कि गिरमिटियों के ऊपर भी एक सेशन करना था, वो अगली बार पूरी तरह से करेंगे। लेकिन नालंदा हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। नालंदा पूरे विश्व में अध्यात्म शिक्षा का एक ऐसा केंद्र था और वर्षों तक रहा। उसके नष्ट होने के बाद किसी ने प्रयास नहीं किया। आज़ादी के 80 साल गुजर जाने के बाद और नालंदा के ऊपर अभी कुछ वर्षों से काम होना शुरू हुआ है। अपना उद्देश्य है कि पुणे नालंदा का वो गौरव में जो इतिहास था, उसी प्रकार का शिक्षा का एक समृद्ध केंद्र यहाँ स्थापित करें, जिसके लिए हमने देश भर के साहित्यकार, पत्रकार, जो भी जिस विधा में लिखते हैं, जिस भी भाषा में लिखते हैं, उन सबको यहाँ बुलाया और ताकि हम चर्चा करें आपस में और नालंदा को वापस उस जगह पहुँचा सकें। आपका सर बिहार में आना यहाँ पे कुछ कैसा महसूस हुआ? कुछ आपको परेशानी या दिक्कतें? नहीं, आगे क्या सुधार चाहते हो? मुझे कोई दिक्कत परेशानी, मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूँ। मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी, मणिपुर में भी पहली बार गया था, त्रिपुरा भी, सभी प्रदेशों में जाता हूँ। हर प्रदेश का अपना कल्चर है, हर प्रदेश की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं। मेरा मानना है कि मैं हमेशा आधा भरा हुआ जो गिलास है उसके बारे में बात करता हूँ, आधे खाली की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी व्यक्ति के अंदर
कई सैकड़ों बुराइयां हों, मतलब अगर उसके अंदर 100 बुराइयां हैं, अगर एक भी अच्छाई है तो आप उस अच्छाई की बात कीजिए। आपको जीवन में जो करना है, अगर पॉजिटिविटी के साथ और एक मतलब डेडिकेशन के साथ काम करोगे, आप जरूर सफल होगे, मेरा ये मानना है। और जितने भी विजेता हैं वो कुछ अलग कार्य नहीं करते, वो अलग ढंग से कार्य करते हैं। और हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई कला है, कोई ना कोई गुण ईश्वर ने हमें दिया है। हमें ये देखना है कि उसके अंदर जो गुण है उसके ऊपर जब वो कार्य करेगा तो वो अपने आप श्रेष्ठ बन जाएगा। बिहार ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। जिस प्रदेश में महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, चाणक्य, आर्यभट्ट, ठीक है ना, 2 धर्मों का जन्म स्थली बिहार है, जो पूरे विश्व में आज जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी। उसके अलावा हमारे इतने बड़े चाणक्य और अपना आर्यभट्ट जैसे लोग जिन्होंने यहाँ नालंदा में शिक्षण भी दिया है। और वहाँ बिहार की स्थिति ऐसी हो, क्योंकि ये लाइफ का सर्किल है, जो ऊपर जाता है वो नीचे अवश्य आता है। अब हम उस स्थिति से निकल चुके हैं और पुनः बिहार जो है अपने उस गौरव में इतिहास की ओर, अध्यात्म की ओर, आप देखिए आज भी बिहार के IAS IPS पूरे देश में है। एक सेगमेंट इतना एजुकेटेड है और दूसरा सेगमेंट अभी भी बहुत ही अपेक्षित है, वो हमारी राजनीति के कारण है। ये सोशल मीडिया के आने से पूरे देश में क्या पूरे विश्व में जन जागरण हुआ है। जैनजी में देखिए नेपाल में स्थिति कैसे बदली है, बांग्लादेश में भी स्थिति बदल गई, वहां भी ये सब चीज आया। जब युवा उठ के आएगा, जब शिक्षित युवा सामने आएगा, मिलके कुछ तय करेगा अपने देश, अपने प्रदेश, अपने मोहल्ले के बारे में भी, तो वो जरूर विजय होगा और अच्छी जगह पर पहुंचाएगा समाज को भी और स्वयं भी। धन्यवाद सर बिहार में आने के लिए। जी। तो यहाँ का कल्चर है अतिथि देवो भव, तो मैं चाहूंगा कि आप हमेशा अरे यार वो वीडियो बन रहा है, क्या कर रहे हो तुम? कल्चर को या बिहार में अतिथि बन के आओ, बिहार को आगे बढ़ाओ, अपने भी कल्चर को यहाँ लाओ, क्योंकि हम भारतवर्ष बनना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, तो थैंक यू बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं प्रत्येक बिहार के निवासी को, कि हमें सबको मिलके अपने प्रदेश, अपने राष्ट्र के बारे में सोचना है, भारत माता के बारे में सोचना है और कुछ ना कुछ अच्छा करना है। हाँ? आ रहा है क्या? इंग्लिश या हिंदी? दोनों मिला के बोलिए। अच्छा ठीक। इट्स इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल। नमस्कार, मेरा नाम मृत्युंजय शर्मा है और इस नालंदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में आकर एक ये एहसास हो रहा है कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जिसे हम अक्सर छोटा बोलते हैं, एक छोटा शहर बोलते हैं, लेकिन जहाँ से ज्ञान की एक प्रकार से शुरुआत हुई थी, उस जगह पे आज हम लोग फिर से उसी ज्ञान की परंपरा को बढ़ा रहे हैं। देखकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे पूरे आयोजन को देखकर लगता है कि कितने अच्छे से आयोजित किया गया है। 3 दिनों से चल रहा है ये। बहुत सारे अच्छे ऑथर्स, बहुत सारे अच्छे थिंकर्स आए हुए हैं, उन सबसे चर्चा करने का मौका मिला। बहुत अच्छी ऑडियंस है। अभी भी हमारे पीछे एक बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है और इस जगह पे बिहार में नालंदा में ऑर्गेनाइज करना इसको अपने आप में बहुत कठिन हुआ होगा और पूरी टीम ने इसको ऑर्गेनाइज किया, मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। संजीव मुकेश मेरा नाम है। कविता लिखने का शौक़ है मेरा, कविताएं लिखता हूं और कविताएं पढ़ता हूं। आज हम उपस्थित हैं नालंदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, जो ज्ञान की धरा नालंदा पर आयोजित किया जा रहा है। और आप तमाम लोग को मैं आमंत्रित करता हूं कि कल अंतिम दिन है और आप ज़रूर पहुंचिए, क्योंकि यह बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। आप शब्दों की ऊर्जा को महसूस करिए और एक बार ज़रूर आइए ज्ञान की धरा इस नालंदा की पावन भूमि पर और महसूस करिए शब्दों की ऊर्जा को। सर एक छोटा सा कविता 15-30 सेकंड कुछ भी। मैं गांव से हूं और गांव पढ़ता हूं, तो गांव की लड़कियां आपके जीवन में जब आती हैं तो क्या करती हैं, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं। मैं 4 पंक्ति आपको सुनाता हूं कि बहुत जटिल को और सरल कर देती है। क्या करती है गांव की लड़कियां कि बहुत जटिल को और सरल कर देती है, कुटिया को भी राजमहल
कर देती है, कुटिया को भी राजमहल कर देती है। जीवन के सब टेढ़े मेढ़े प्रश्नों का गांव की लड़की झटपट हल कर देती है, गांव की लड़की झटपट हल कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नालंदा का यह सफर हमें एक सिंपल सी बात समझाता है कि वक्त बदलता है लेकिन आइडियाज की पावर कभी कम नहीं होती। यहाँ पर डिस्कशन हर सेशन एक नई सोच छोड़ जाता है, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और जीने के लिए। और शायद इसीलिए नालंदा आज भी रेलेवेंट है। अगर आपको यह सीरीज मीनिंगफुल लग रही हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं आपको सबसे ज्यादा क्या इंस्पायर किया। मैं हूं प्रियरंजन और ये था हमारा नालंदा एक्सपीरियंस। सी यू इन नेक्स्ट स्टोरी।